हेलो ट्वेल्थ के स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमारे पास है जीव विज्ञान बायोलॉजी का इंटरमीडिएट का 348 जीजी का क्वेश्चन पेपर। तो इस क्वेश्चन पेपर का नया पैटर्न ये है और इस पैटर्न पे पूरा मॉडल पेपर का इस पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा। ये जो पेपर हमारे पास है 348 जीजी सेट का, इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में बताया जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ये पेपर आपके एग्जाम में फंस सकता है और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ये एक नया पैटर्न बनाया गया है यूपी बोर्ड की तरफ से। सो इस पेपर का लास्ट तक देखते रहिए। आपके एग्ज़ाम में 3 मार्च का आपका पेपर है। सो उसमें ये क्वेश्चन फंस सकते हैं, ये पेपर भी फंस सकता है, डायरेक्ट ये पेपर भी आ सकता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी फंस सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का फुल हल आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा 70 नंबर के क्वेश्चन पेपर और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का दिया जाता है और 3 घंटे 15 मिनट का इसमें टाइम दिया जाता है आपको समय। ठीक है, चलिए सबसे पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया गया है। सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होता है, जो कि आपको 12th में OMR शीट नहीं दिया जाता, 10th में दिया जाता है। ठीक है, आपको डायरेक्ट इसका उत्तर पुस्तिका में जो आपका कॉपी होता है बोर्ड का उसमें लिखना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है टेपिटम परत का कार्य होता है। टेपिटम परत जो होता है उसका कार्य किस प्रकार होता है। पहला हमारा ऑप्शन दिया है परागकणों का पोषण, सेकंड ऑप्शन है परागकणों का निर्माण। सो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, तो इसमें से जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है परागकणों का पोषण, दैट इज राइट ऑप्शन। इस पर आप टिक मार्क कर लीजिएगा। सो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा अपर्दाहारी है। ठीक है, अपर्दाहारी यह पूछा गया हमसे। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है केचुआ, ऑप्शन बी दिया है पक्षी, ऑप्शन सी दिया है यानी तीसरा मेढक और यहाँ पर चौथा हाथी। ठीक है, इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला केचुआ। ठीक है, पहला मतलब तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का क्या वाहक है। फर्स्ट ऑप्शन है एनोफिलीज, क्यूलेक्स और तीसरा है एडीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिख रहा है पहला वाला यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा नंबर का हमारा क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान काटता है। पहला ऑप्शन है पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियज, न्यूक्लियोटाइड्स, लाइगेज। इसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ये इस पर आप टिक मार्क कर लीजिए, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। इस पर आप टिक मार्क कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर हमारा अति लघुत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से हमारा सब मैं बता रहा हूँ ये सारा जो क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, टिप्पणी वगैरह सब इसमें आंसर आपको बताया जाएगा। सो लास्ट तक बने रहे। इसमें से आपका क्वेश्चन भी फंस सकता है और आपका तैयारी भी हो सकता है, रिवीजन हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए और इसका उत्तर आपको लिखना है मानव शुक्राणुओं का पोषण। ठीक है, हेडिंग ये हमारा है। फिर इसमें लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट विरसड़ की परिचारिका कोशिका सेंट्रोली कोशिका मानव शुक्राणुओं में पोषण प्रदान करती है। ठीक, सेकंड ऑप्शन मतलब सेकंड पॉइंट है सर्टोली कोशिकाएं शुक्र जनन नलिका में स्थित होती है। फिर हमारा खा नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है MTP ZIFT का पूरा नाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया, लगातार हर राज्यों में पूछा गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। MTP का पूरा नाम हो जाएगा हिंदी में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट ZIFT का पूरा नाम क्या हो जाएगा जाइगोड इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है तीसरा गा नंबर का आनुवांशिकता की इकाई क्या है। उत्तर बताना है। उत्तर आनुवांशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई जीन है। क्या है, जीन। फिर यहाँ पर अगला है जीन DNA से बना होता है। जीन किससे बना होता है, DNA, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हमारा घ नंबर का क्वेश्चन है अनुवांशिक कोड में कितने प्रकोड कोडान त्रिक होते हैं।
उत्तर आपको लिखना है आनुवांशिक कोड में 64 प्रकोट या कोडान होते हैं। फिर हमारा यहाँ पर नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये लगातार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्या है वाहित मल क्या है, ठीक है। इसका उत्तर कैसे लिखना है, उत्तर आपको डालना है हेडिंग, फिर लिखना है आनुवांशिक कोड में, नहीं इसको बताया वाहित मल हमना है ना, वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों, कृषि कार्य या खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में इस्तेमाल होने वाले पानी के अपशिष्ट को वाहित मल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाहित मल। अपशिष्ट जो कार्यालयों में, कृषि कार्य में, खेतों में, अस्पतालों में, उद्योगों में जो हमारा प्रयोग किया जाता है वाहित मल, उसी को वाहित मल कहते हैं। इसका यह द्रवरूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा यानी पानी और मिट्टी को प्रदूषित करता है, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहला हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है अफीम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस पैटर्न पे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा पेपर आता है, आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप डेफिनेटली आपका जो आपके सामने पेपर आएगा तो आपको सॉल्व कर देंगे आसानी से, ठीक है। क्वेश्चन अफीम क्या है, ये किस पौधे से प्राप्त होता है, ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन। तो आपको उत्तर कैसे लिखना है, हेडिंग बनाना है अफीम, अफीम बनाना है हेडिंग, फिर उसमें लिखना है अफीम यानी ओपिनियम का वैज्ञानिक नाम, यहाँ पर लजारन प्रीवियस, ठीक है। फिर इसमें अफीम के पौधे पैपेयर सेमिनिफेरम के लेटेक्स को सुखाकर इसे तैयार किया जाता है। अफीम में 12% का मार्फिन, अफीम में 12% तक मार्फिन होता है, पाई जाती है, जिसको प्रसंस्कृत करके हेरोइन एक प्रकार का मादक पदार्थ और ड्रग तैयार किया जाता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्लाइफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। उत्तर बताना है क्लाइफेल्टर, ठीक है। क्लाइफेल्टर में ये मतलब हेडिंग है। फिर इसमें क्या लिखना है, यह एक जन्मजात बीमारी है जो तब तक रहती है जब पुरुषों को अतिरिक्त गुणसूत्र विरासत मिलता है। इस वजह से क्लाइफेल्टर सिंड्रोम वाले पुरुषों में कुल 47 गुणसूत्र, जबकि आमतौर पर पुरुषों में 46 गुणसूत्र होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। फिर हमारा अगला हेडिंग है टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। इसमें लिखना है आपको, यह एक आनुवंशिक स्थिति है जो तब तक महिलाओं में गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। इस वजह से टर्नर सिंड्रोम वाली महिलाओं में 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि आमतौर पर 47 ही होते हैं, ठीक है। 46 ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर का, मानव में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। इसका उत्तर लिखना है, शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली आमतौर पर 2 मुख्य प्रकार की होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सक्रिय प्रतिरक्षा को देखते हैं, है ना, ये हमारा आ गया। इस सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, तब तक जब आपका शरीर किसी बीमारी में होने में संपर्क आता है जो उसे बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी उत्पादन के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 11 नंबर का, प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों का उत्पादन में किया जाता है। इसका आपको उत्तर लिखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, टेट्रासाइक्लिन और एंथ्रियोमाइसिन। इसमें सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाली प्रतिजैविक है जिन्हें कवक या जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार से सूक्ष्मजीव का संवर्धन और प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है। उन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें पेसिलियम नोटेम, सेफलोस्पोरियम, एक्रोमीनियम कवक की 2 प्रजातियां होती हैं जिनका उपयोग एंटीबायोटिक दवाइयों में उत्पादन में के रूप में किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारा वन्यजीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जा सकता है। तो उत्तर आपको बता देना है, भारत में वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम
राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य, टाइगर परियोजना, राष्ट्रीय उद्यान आरंभ, जैव क्षेत्रीय रिवर्ज कार्यक्रम आदि चल रहे हैं। इन योजनाओं के कारण कुछ प्रजातियों में विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है चौथे नंबर का। पूछा गया शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ज़्यादा टिप्पणियाँ ही क्वेश्चन पूछा जो कि 2-3 नंबर के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, शुरुआत में तो शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर लिखना है रोध और फिजिकल बैरियर का मतलब होता है शरीर में जब होने वाले प्रतिक्रियाओं में रोगाणुओं के प्रवेश को रोकना। सबसे पहला त्वचा, शरीर का मुख्य रोध सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकती है। नेक्स्ट, श्लेष्मा आलेप यानी श्वसन, जठरांत्र और जनन को आस्थवित करने के लिए एथिलीन को मौजूद श्लेष्मा आलेप रोगाणुओं को रोकने में मदद करता है। ठीक, नेक्स्ट, अमाशय का अम्ल मुँह की लार और आँखों के आंसू के सभी रोगाणुओं की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोशिकीय रोध यानी साइटोकाइन रोध विषाणु में संक्रमित कोशिकाओं द्वारा इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन स्त्रावण होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, मतलब उसी का अगला पॉइंट है, ये प्रोटीन असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु संक्रमित होने से बचाता है। बाद में अगर उसी रोगजनक से फिर समानता होती है तो बहुत तेज़ी से द्वितीयक और पूर्ववृत्तीयक अनुक्रिया होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विसंयोजन के नियम पर टिप्पणी लिखिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर आपको बताना, विसंयोजन का नियम है, जब कोई जीव युग्मक बनाता है तो प्रत्येक युग्मक को केवल एक जीन प्रति पर्याप्त होती है, जिसे हम इस प्रकार से बताया जा सकता है, इसे चूना के रूप में इसको दर्शाया सकता है। ठीक है, इसे विसंयोजन के नियम में जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, डीपली से समझना है, उसको रटना नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैंसर क्या है, इसके बचाव और उपचार का उल्लेख कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें लिखना है उत्तर, कैंसर शारीरिक कोशिकाओं में जुड़ी एक बीमारी है जब तक यह रहता है, जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती है और ट्यूमर बनती है। ट्यूमर आसपास के स्वास्थ्य ऊतकों को नष्ट कर देती है। ठीक है, कैंसर की कोशिकाएं शरीर के किसी भी हिस्से में शुरू हो सकती है, जैसे मतलब कहीं भी फैला सकता है कैंसर कई प्रकार के होते हैं और इसके कारण जोखिम कारक अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कैंसर से बचने के लिए तंबाकू का इस्तेमाल ना करें, शराब कम करें और स्वास्थ्य वजन बनाए रखें। स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करें। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक संकर और द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। कैसे समझाएंगे? उत्तर में लिखना है, एक संकर क्रॉस में एक ही लक्षण वाले जीव के अलग अलग गुणों का अध्ययन किया जाता है, वहीं द्विसंकर क्रॉस में दो विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर लिखेंगे टेस्ट क्रॉस का परीक्षण संकरण किसी भी जीव टीनोटाइप का पता लगाने पर एक तरीका होता है। इसमें किसी प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव का संकरण शुद्ध अप्रभावी जनक से कराया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, एक संकर क्रॉस में एक जीन वंशागति का अध्ययन किया जाता है। प्रयोग में केवल एक ही लक्षण को मुख्य रूप से कराया जाता है। फिर यहाँ पर अगला, एक संकर क्रॉस में एक जीन वंशागति का अध्ययन किया जाता है। प्रयोग में केवल एक ही लक्षण मुख्य रूप से लिया जाता है। ऐसे संकरण F2PD 3:1 अनुपात का प्राप्त किया जाता है। ठीक है, फिर अगला हमारा पॉइंट है, द्विसंकर क्रॉस में दो जीन वंशागति का अध्ययन किया जाता है। प्रयोग में दो जोड़े युग्म विकल्पी लिए जाते हैं। F2PD में 9:3:3:1 अनुपात का मिलता है। ठीक है, ये आपका मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट अनुपात है, ये F2PD में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा अगर लास्ट पॉइंट है, टेस्ट क्रॉस में पता किया जाता है कि कोई भी जीव संयुग्मी या विषमयुग्मी जीव होता है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, समझौता पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर लिखना है, जीव में ऐसे अंगों में पाया जाता है जो समझौता होता है, ये जीवों में ऐसे अंगों में पाया जाता है जो मूल रूप से रचना एवं उद्भव में समान होते हैं, परंतु अलग अलग कार्य करने के लिए
अनुकूलित होने के कारण असमान दिखाई देते हैं, समझौता कहलाते हैं। जैसे यानी एग्जाम्पल के लिए पक्षियों में अग्रपात, पंखों के रूप में घोड़े आदि में दौरान मनुष्यों में कार्य करने के अनुकूलन। ठीक है, फिर अगला हमारा पूछा गया इसमें हार्डी वेनमार्क पर सिद्धांत लिखिए। हार्डी वेनमार्क होता क्या है, इसका सिद्धांत का वर्णन करना है। तो उत्तर में क्या लिखना है स्टूडेंट, उत्तर में लिखना है हार्डी वेनमार्क सिद्धांत अनुवांशिक का एक सिद्धांत है जो बताता है कि किसी भी जनसंख्या में अनुवांशिक भिन्नता परेशान करने वाले कारकों को अनुपस्थित में होने की पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थिर रहती है। इस सिद्धांत के मुताबिक अगर किसी जनसंख्या में उत्परिवर्तन, प्रवास और चयन जैसी विकासवादी प्रतिक्रिया नहीं होती है, वहाँ एलील और जीनोटाइप की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है। इस स्थिति को हार्डी वेनमार्क संतुलन कहा जाता है। इसका सिद्धांत समझ लेते हैं, सिद्धांत। ठीक है, मैं इसमें पॉइंट कुछ है तो इसको पॉइंट भी समझ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट अगर आप बोर्ड एग्जाम में पॉइंट वाइज उत्तर लिखेंगे, पहले उत्तर का परिभाषा लिख दीजिए कि उसका मतलब क्या होता है, फिर इसका पॉइंट वाइज पॉइंट ये किस प्रकार से कार्य करता है, इसका उपचार क्या है, प्रक्रिया क्या है, इसको आपको समझाना। तो आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होकर नंबर दे देगा पूरे में पूरा, और प्लस पॉइंट में भी नंबर दे सकता है, क्योंकि अच्छा लगेगा जब पॉइंट बना के लिखेंगे और सुंदर भी समझ में भी आएगा। ठीक है, इसका पॉइंट जैसे हम यहाँ पर बनाए हैं तो इसको कैसे लिखना है। पॉइंट हमारा पहला पॉइंट है, अगर किसी स्थान पर दो एलील आबादी में एलील आवृत्तियाँ P और Q अपेक्षित जीनोटाइप आवृत्तियाँ P2 और 2PQ और Q2 है, तो इसमें कैसे। दूसरा पॉइंट है, अगर किसी जनसंख्या में अनुवांशिक संतुलन है तो वहाँ अनुवांशिक विविधताएं स्थिर रहती है। तीसरा हमने पॉइंट बनाया है, हार्डी वेनमार्क सिद्धांत में यह माना जाता है कि कोई जीन प्रवाह नहीं होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं। पूछा है लघु बीजाणुधानी परागकोश तथा गुण बीजाणुधानी बीजांड के इसके बीच के कोई 3 अंतर बताइए। लघु बीजाणुधानी डिफरेंस बाई गुरु बीजाणुधानी बीजांड में अंतर एंड डिफरेंस, 3 ही अंतर बताना है। चलिए समझते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा अंतर है लघु बीजाणुधानी में और गुरु बीजाणुधानी में। ठीक है, इसका अंतर समझते हैं। सबसे पहला, यह बाह्य त्वचा मध्य स्तर पर टेपिटम में घिरी रहती है। दूसरा यानी गुरु बीजाणुधानी में यह बाह्य अंतर अध्यावरण में घिरी रहती है। मतलब इसको देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर है ना, परागकण मृत कोशिका में सूक्ष्म जीव बनते हैं जो परागकोश के चारों ओर कोण पर विकसित रहते हैं। इसको गुरु बीजाणुधान में कोशिका गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोर बनते हैं जो अंडाशय यानी ओवरी को विकसित करते हैं। इस प्रकार से दिया है तो इसको आप समझ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको आप बुक से। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समिष्ट की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसकी 3 विशेषताएं समझते हैं। पहला विशेषता, समिष्ट आकार और घनत्व किसी भी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जीव की संख्या हमेशा एक जैसी रहती है। रिपीट, समिष्ट आकार और घनत्व किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जीवों की संख्या हमेशा एक जैसी रहती है। ठीक है, सेकंड हमारा पॉइंट है, जन्म दर किसी समिष्ट में नए जीवों के जन्म देने की या उसका दर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवाहित होता रहता है। फिर तीसरा पॉइंट है, मृत्यु दर किसी समिष्ट में एक ही समय मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवाहित होती रहती है। फिर हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित से क्या समझते हैं, टिप्पणी कुछ दिया गया है। तो क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति, यानी जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है मानव जीवन में, तो इसको समझते हैं। उत्तर लिखना है, जीवन की उत्पत्ति से तात्पर्य यह है कि जीवन के चरणों का उद्भव जो प्रीबायोटिक रासायनिक अवस्था में शुरू होकर कोशिकीय रूपों का निर्माण करती है। जैसे प्रीबायोटिक रासायनिक यानी केमिस्ट्री अवस्था से शुरू होकर कोशिकीय यानी बायोलॉजिकल में प्रवाहित हो जाती है, निर्माण हो जाती है। ठीक है, उसमें बदल जाती है। फिर यहाँ पर हम पॉइंट वाइज लिखे हैं तो इसको समझिए। एक पॉइंट हमने बनाया है, जैसे जीवन की उत्पत्ति को अलौकिक घटना माना जाता है। जो जीवन की उत्पत्ति होती है उसको अलौकिक घटना माना जा सकता है। इसमें समझ सकते हैं जिसे भौतिक और रासायनिक यानी फिजिकल और केमिस्ट्रिकल
किसी अन्य विज्ञान में समझाया नहीं जा सकता है। इसे दो ही प्रकार से समझा जा सकता है, एक फिजिकल और एक केमिस्ट्रिकल साइंस से समझा जा सकता है। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियापिथेकस आदिमानव, ठीक है, इसका उत्तर कैसे लिखना है। ऑस्ट्रेलियापिथेकस, इसका अर्थ क्या होता है। दक्षिणी वानर और इसे मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली प्रजाति के लिए विकसित किया जा सकता है। यह जीन्स का समूह का नाम होता है। कई निकट संबंधी प्रजातियां जैसे इसका नाम को समझाया जा सकता है, साझा किया जा सकता है, ठीक है। इसका उत्तर पहला, मतलब अगला क्वेश्चन पूछा गया तो उसका उत्तर उस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेसिस मानव। क्वेश्चन है संक्रामक रोग क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन, हर बार रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन, है ना। संक्रामक रोग होते क्या हैं तो उसको लिखना है। संक्रामक रोग जो किसी न रोगजनित कारकों, रोगाणुओं जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि, मतलब संक्रामक रोग होते क्या हैं इसको समझिए। रोगजनित कारकों, रोगाणुओं, प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस, है ना, इत्यादि कारण संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इंसुलिन आदि संक्रामक रोग का उदाहरण है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है डार्विनवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बार तो छपेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, 100% गारंटी के साथ ये क्वेश्चन छपेगा। डार्विनवाद क्या है। डार्विनवाद का तात्पर्य है चार्ल्स डार्विन जो वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर ये नियम पड़ा है डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम से क्वेश्चन बना है, ये नियम बना है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। डार्विनवाद का तात्पर्य यह है कि चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित जैविक विकासवादी सिद्धांतों से विशेष रूप से अनेक प्राकृतिक चयन के सिद्धांत जैसा किया जाता है। उसकी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में वर्णित किया गया है। कौन सा बुक। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक बुक है, तो उसमें वर्णन किया गया है, ठीक है, डार्विनवाद के बारे में। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको नहीं बताऊंगा, अगला कोई आप कमेंट करिएगा तो उसका उत्तर हम बता देंगे नई वीडियो के साथ। तो इसमें विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया मनुष्य के नर जनन तंत्र और इसका वर्णन करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 अंकों का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबरों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको समझाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर चित्र है, अगर आप कमेंट करेंगे कि चित्र पर एक वीडियो बनाए तो चित्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चित्र होते हैं हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो सारे चित्र जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके बारे में वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट उत्तर लिखना है मनुष्य के नर जनन तंत्र के शुक्राणु का निर्माण के बारे में जानकारी, कुछ जानकारी हम ले लेते हैं इसमें। नर जनन तंत्र में अंडकोश से शुक्रवाहिनी, वीरवाहिनी, प्रोटेस्ट ग्रंथि और लिंग शामिल होता है, ठीक है। इस प्रकार से दिए गए हैं तो जो कि इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर समिट से आप क्या समझते हैं, इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। फिर लास्ट हमारा क्वेश्चन है मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। यानी मटर के जो है 3 प्रकार के होते हैं, पृथक्करण नियम, प्रभाविता का नियम, है ना, और एक नियम और है तो उसको कमेंट करके बताइएगा। ये 3 प्रकार का ये मेंडल का नियम होता है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।